दोस्तों इस प्रश्नमाला के चौथे प्रश्न में देखिए कि लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें करना क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है और वो वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए जहां m एक पूर्णांक है। अब इसके लिए ध्यान रखें करना क्या है। ये बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है और उसका जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए, जिसमें हमें सहायता लेनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को कि सबसे पहले दर्शाइए, अगर लिखा है कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, ये ध्यान रखें कि वो प्रश्न हमें सिद्ध करना है या उस प्रश्न की हमें जांच करनी है। ध्यान रखें दोस्तों, क्या सिद्ध करना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो ध्यान रखें, इसके लिए सहायता किसकी लेनी है। इसके लिए सहायता लेनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिथम, ठीक है। चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब ये होता क्या है, ये दो संख्याओं के लिए होता है और जिसमें संख्याओं को इस प्रकार से a बराबर BQ+R। ध्यान रखें, इसमें a एक संख्या है, बराबर में b ये भी एक संख्या है और इन दोनों की संख्याओं के प्रयोग से q और r, ये ध्यान रखें, भागफल और शेषफल इस प्रकार से प्राप्त होता है, जहां b और r का संबंध है जो हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके थे कि भाई जहां b भाजक होता है और r शेषफल होता है, जहां भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही होता है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को भी पहले जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अब करना क्या है, यहाँ जो BQ+R लिखा है ना, इसके स्थान पर हमें किसी एक मान की जरूरत है ताकि ये मान हमें प्राप्त हो, लेकिन कब, उनका वर्ग करने के बाद में। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ पे b, तो हमें करना क्या है, इस b के स्थान पर कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है ताकि वर्ग के बाद या तो 3 आ जाए या फिर 3 उस वर्ग बनने के बाद जो संख्या है उसके अंदर ये 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, b का मान रखते हैं हम, मान लो 1। अगर हम 1 रख के उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 तो नहीं आएगा। तो 2 मान ले, अगर 2 मानकर हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, जिसके अंदर 3 गुणनखंड नहीं है। अगर b का मान हम 3 रखते हैं तो वर्ग करने के बाद 9 आएगा और 9 के अंदर ये 3 है गुणनखंड दोस्तों। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि b बराबर 3 तो r के संभावित मान, क्योंकि जब भी b का मान हम रखेंगे r का मान उससे संबंधित होकर किस प्रकार से आएगा कि वो b से छोटा मान प्राप्त होगा। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई इसका संभावित मान क्या क्या होगा। तो मान हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, लेकिन 3 या 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि b का मान 3 है, तो फिर r का मान इससे छोटा होगा, बराबर या इससे बड़ा हो नहीं सकता। अब रखेंगे हम तब धनात्मक पूर्णांक। अब इस मान के अनुसार हमें कौन सा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है, तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिखा क्या है, a, फिर बराबर, यहाँ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, b का मान कितना रखना है, 3, तो रखते हैं तो 3q+r, r का मान क्या लेना है, सबसे पहले 0। अगर मैं प्लस में r का मान 0 रखता हूं तो फिर +0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे मान लो +0 है इसमें, तो 3q ही आएगा। फिर दूसरा रखते हैं b का मान 3, फिर q प्लस ये 1,
वापस 3q प्लस ये 2 और कोई मान है नहीं। अब हमें 3 मान प्राप्त हुए हैं किसके रूप में? धनात्मक पूर्णांक के रूप में। अब उस धनात्मक पूर्णांक का हमें करना क्या है दोस्तों? वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये एक धनात्मक पूर्णांक है और इसके अंदर जो भी रखे गए हैं वो सब क्या है? पूर्णांक ही है। अब करना क्या है? सर्वप्रथम a बराबर 3q ये मान लेते हैं सबसे पहले। अब करना क्या है? धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद वर्ग करो। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई वर्ग करने पर क्या होता है? वर्ग करने पर तो a बराबर ये 3q है, इस तरफ भी कर देंगे वर्ग, तो इस तरफ भी क्या कर देंगे दोस्तों? वर्ग। अब यहाँ पे जो वर्ग है वो तो a स्क्वायर है, यहाँ वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q स्क्वायर। एक ही पद के अंदर यदि इस प्रकार से गुणा में कोई चर या संख्या हो तो फिर सबका वर्ग करना पड़ता है। तो 9q स्क्वायर हो गया। अब ये पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि वर्ग करने के बाद ये रूप आता है कि नहीं आता। अब करें कैसे? तो अब करना क्या है आपको, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई हम संख्या ऐसी ही मानेंगे ताकि उसके वर्ग करने के बाद हमें 3 प्राप्त हो। तो हमने पहले 1 मान के देखा था लेकिन 3 नहीं आया था, 2 माना फिर वर्ग किया लेकिन 3 उसका गुणनखंड नहीं था, 3 माना वर्ग करने के बाद 9 आया था और 9 इसमें है और इसके अंदर हमें ये 3 गुणनखंड जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो इससे क्या करते हैं? इस 3 गुणनखंड को बाहर निकाल देते हैं, बाकी वाले को छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 की आवश्यकता है ना सबसे पहले, तो 3 का जो है उसे गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जो बचा तो 3 का इस 9 के अंदर भाग दीजिए या पहाड़ा बोलिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्यू स्कोर को बाहर लिया नहीं तो ये वैसे का वैसा। अब ध्यान रखिएगा, जो आपने गुणनखंड बार ले लिया है वो तो पड़ा है, जो अंदर बचा है उसके स्थान पर हमें क्या चाहिए? m। और m के लिए प्रश्न में बोला गया है कि भाई m एक पूर्णांक है। मतलब यहां जो हमने रखे थे वो भी मैंने बताया ना कि हम जो यहां रख रहे हैं वो सब क्या है? पूर्णांक। तो m भी क्या है? प्रश्न में दिया गया है कि ये पूर्णांक है। तो ध्यान रखना, ये जो बचा है वही हमारा एक ऐसा पूर्णांक है जो कब प्राप्त हुआ? वर्ग करने के बाद। तो हम क्या करेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद 3m और 3m प्लस 1 प्राप्त होगा, जहां m एक पूर्णांक है। तो ये m पूर्णांक है लेकिन वर्ग करने के बाद में। तो हमने भी वर्ग करने के बाद जिसकी आवश्यकता थी उस गुणनखंड को बाहर निकाल दिया, जो बचा उसे m के रूप में रख देते हैं। क्या प्राप्त हो गया? a स्क्वायर बराबर 3 और ये हमें मिल गया क्या दोस्तों? m। तो देखिए वर्ग करने के बाद, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद में हमें 3m तो प्राप्त हो चुका है, एक रूप तो मिल गया। अब ये दूसरा जो रूप है 3m प्लस 1 ये भी मिलता है कि नहीं मिलता? तो शुरू करते हैं वापस पुनः। ध्यान रखिए दोस्तों, नीचे करना है आपको इससे आगे। पुनः a बराबर 3q प्लस 1 दूसरा मान लेते हैं और वही काम इसने बोला ना, धनात्मक पूर्णांक फिर वर्ग करो। तो चलो शुरू करते हैं वर्ग करने पर। तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 3q प्लस 1। यहां ध्यान से समझिएगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो यहां भी अपना इस पूरे पद के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। लेकिन यहां से थोड़ा अलग, यहां एक ही पद था और वर्ग कर दिया इस प्रकार से, लेकिन यहां पे पद अंदर देखिए कितने हैं? 2। अब इस प्रकार से पूरे पर यदि होल स्क्वायर आए तो यहां कक्षा 9वीं की एक सर्व समीकरण का प्रयोग हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जो हमें पता है कि पहले पद का भी स्क्वायर यानी x का हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 9q स्क्वायर। बीच में होता है 2xy, बीच में प्लस में होता है क्या? 2xy, यानी x और y का गुणा फिर उसका 2 से गुणा। तो xy का गुणा क्या हो जाएगा? 3q। 1 से गुणा करेंगे 3q आएगा, फिर उसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6q। फिर प्लस में क्या था कि y का भी स्क्वायर यानी दूसरा जो पद है उसका भी वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। वापस देखिए अब क्या करना है? वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमें क्या चाहिए? बाहर 3। देखिए इसमें 3m है, 3 चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए? 3। तो 3 को बाहर निकाल दो। क्या इसके अंदर 3 है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 3 × 3 टुकड़े कर सकते हैं ना, तो 3 है। 6 को हम क्या कर सकते हैं? 2 × 3, तो इसके अंदर भी 3 है, लेकिन इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि एक क्या है? इस 3 से छोटी संख्या। अब छोटी संख्या के अंदर तो कोई गुणनखंड हो नहीं सकता, तो छोड़ दो। तो 3 का पहाड़ा बाहर गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल दिया। बचा क्या? तो 3 का पहाड़ा यहां बोलेंगे 3 3 9 वापिस q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का पहाड़ा बोलेंगे 2q
कोष्टक बंद, और प्लस में क्या बच जाएगा दोस्तों 1। और हमने अभी बताया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के बाद जो पूर्णांक हम बचाएंगे, इस गुणनखंड को बाहर लेने के बाद में जो बचेगा उसे हम कौन सा पूर्णांक मान लेंगे, m। तो यहां देखिए कोष्टक में क्या बचा, 3q² प्लस 2q, तो बराबर m रखने पर, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो हमने माने थे वो भी पूर्णांक, उनका वर्ग करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो भी पूर्णांक ही होगा। और प्रश्न में लिखा है कि वर्ग करने के बाद जो पूर्णांक है वो कौन सा पूर्णांक है, m। तो हमने इसको क्या मान लिया है, m के रूप में मान लिया है। a² बराबर ये 3, फिर इसको हमने क्या मान लिया है m, और प्लस में क्या लिखा है आगे 1। तो देखिए वर्ग करने के बाद में ये बोल रहा है 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बिल्कुल होता है। देखिए पहले हमें प्राप्त हो गया वर्ग करने के बाद 3m, फिर वर्ग करने के बाद हो गया 3m प्लस 1। लेकिन यहाँ वापस आइए, हमने जिन धनात्मक पूर्णांक को माना था वो 3q वर्ग करने के बाद 3m, 3q प्लस 1 वर्ग करने के बाद 3m प्लस 1। लेकिन अब ये तीसरा पूर्णांक और पड़ा है, देखो 3q प्लस 2, अगर इसको भी लेकर वर्ग करने के बाद इन दोनों के अलावा तीसरा मान यहां नहीं है ना, तो हमें भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। तो हो सकता है कि भाई दोनों मानों को लेकर हमने किया, चलो 2 मान प्राप्त हो गए, लेकिन माना हुआ मान ये भी तो सही है, तो इसके लिए भी इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। अगर नहीं आया तो प्रश्न पूरी तरह से गलत है, लेकिन अगर आ गया तो बिल्कुल क्या है, सही। शुरू करते हैं वापस आगे, पुनः हम रखते हैं इसको a बराबर 3q प्लस 2, क्या करते हैं अब इनका वर्ग, वही काम, वर्ग करने के बाद वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के अंदर बोला गया है। जैसे इससे अगला प्रश्न जो है ना 5वां, उसमें वर्ग की जगह घन है, तो वहां पे क्या करोगे, इसी प्रकार से मानना है, इसी प्रकार से वर्ग के स्थान पर घन कर देना है, बस। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग। अब यहां देखिए 3q प्लस 1, 2 पदों पे स्क्वायर, यहां पे 3q प्लस 2, यहां पे भी 2 पदों पे स्क्वायर लगेगा। तो शुरू करते हैं वापिस, इसी तरह से सरसमी का लगाते हैं। पहले का क्या हो जाएगा वर्ग, फिर बीच में क्या होगा पता है, दोनों का गुणा 2xy सरसमी के हिसाब से, तो 2xy में गुणा होगा इन दोनों का, तो 3 दूनी 6q, फिर आगे 2 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 12q, प्लस में इसका भी वर्ग हो जाएगा 4। अब यहां ध्यान से समझिएगा, अब a², अब ये क्या कर रहा है कि वर्ग करने के बाद हमें जरूरत किसकी है, 3 की। इसके अंदर 3 बिल्कुल है, इसके अंदर 3 का पहाड़ा बिल्कुल है। अब 4 में देखो, या 3 कोई गुणनखंड तो नहीं है, लेकिन संख्या क्या है 3 से बड़ी। अब यहां समझने की बात है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कर रहे हैं, 9q² प्लस फिर 12q प्लस 3 प्लस 1, यहां समझिएगा 4 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस 1, क्योंकि 4 के अंदर ये 3 गुणनखंड नहीं था, लेकिन संख्या क्या कैसी थी, इस 3 से बड़ी, तो उसे इस रूप में तोड़ दिया ताकि कोई एक संख्या ऐसी हो जिसमें ये 3 गुणनखंड हो। तो हमने 4 को तोड़ा, 3 प्लस 1। अब देखिए क्या करना है, अब हमें करना है कि 3 जो गुणनखंड के रूप में है उसे बाहर लेना है। तो 3 किसके अंदर है, उनमें से बाहर ले लो। चलिए वापस कोष्टक, क्योंकि गुणनखंड कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो कोष्टक में, यहाँ 3 का बाड़ बोलेंगे 3 बार जाएगा भाग, यहाँ 3 का बाड़ बोलेंगे तो 4 बार जाएगा भाग, प्लस इसमें 3 का बाड़ बोलेंगे तो 1 बार। लेकिन ये जो 1 पड़ा है प्लस में, इसमें से ये 3 नहीं था, तो वो बाहर वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर वही वापस काम, जो कोष्टक में है वो कब आया, वर्ग करने के बाद में, और उस पूर्णांक को प्रश्न में क्या माना है, m, तो हम भी क्या मान लेंगे, m। तो चलो शुरू करते हैं, a² बराबर 3, फिर इसको रखने के बाद क्या आया, m, प्लस में क्या आया 1। अब आप देख लीजिए, वर्ग करने के बाद में यहाँ 2 रूप दिए गए हैं, क्या ये 2 रूप और इसके अलावा कोई रूप आया है, नहीं। पहली बार किया वर्ग 3m, दूसरी बार वर्ग किया 3m प्लस 1, अगली बार वर्ग करने के बाद कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। आया क्या, 3m प्लस 1, मतलब प्रश्न बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही। अब यहां आपको एक और बात बताते हैं दोस्तों, कि अगर यहां देखा जाए तो हमने तो b का मान क्या माना है 3, लेकिन अगर इससे आगे, अगर मान लो 3 सही नहीं होता और आप उससे आगे जाते तो और भी कौन सही हो सकता था। अगर मैं 4 मान लूं तो 4 का वर्ग करने के बाद 16 आएगा, जिसमें 3 गुणनखंड नहीं है, तो 4 गलत हो जाएगा। 5 अगर मान ले
वर्ग करने के बाद 25 आएगा, लेकिन 25 में 3 गुणनखंड नहीं है। अगर 6 मान ले तो 6 का वर्ग 36 होगा, और 36 के अंदर दोस्तों 3 गुणनखंड है। ध्यान रखिएगा, 36 में यदि गुणनखंड किए जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाई इसमें 3 गुणनखंड है। अगर मान लो जैसे वर्ग किया 36 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये देखिए 36 के क्या है गुणनखंड, जिसमें 3 शामिल है बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, या b बराबर 3 के स्थान पर अगर b बराबर 6 ले लिया जाए तो भी उत्तर सही होगा, लेकिन वहां r के संभावित मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, और फिर उन सभी मानों को लेकर हमें पूरे पूर्णांक बनाने पड़ेंगे, फिर उनको एक एक करके वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन वर्ग के बाद इन दोनों के अलावा तीसरा मान हमें प्राप्त नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें, तीसरा मान हमें प्राप्त ही नहीं होगा। तो अब यहां पे देखिए हमने 3 बार करके देखा, लेकिन चलो 1 बार 2 बार चलो प्राप्त हो सकता है, तीसरी बार भी हमने क्या देखा कि इन दोनों में से ही एक रूप आया, लेकिन अतिरिक्त कोई रूप नहीं आया। इसका मतलब ये प्रश्न इस प्रकार से हमने किया है और ये बिल्कुल सत्यापित है। किसके लिए सत्यापित है कि सर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अंत में लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो लिख देते हैं हैंस प्रूव इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया है कि हाँ इसी प्रकार से ये है वो वर्ग हमें हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का ही प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या है कि यही धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वर्ग के स्थान पर दोस्तों वहां घन है, और घन के बाद क्या क्या रूप हमें प्राप्त होता है वो हम आगे 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। 5वें प्रश्न के लिए हमें सिद्ध ये करना है कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है 5वें प्रश्न के अंदर। चलो शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। जहां यहां लिखा ना धनात्मक पूर्णांक, फिर करना क्या है घन। ध्यान रखिएगा, वर्ग यानी घात कितनी थी 2, घन मतलब घात कितनी लगानी है 3, धनात्मक पूर्णांक मानना है, फिर घात 3 लगानी है। उस 3 लगाने के बाद अब हमें गुणनखंड क्या मिलना चाहिए, देखिए 9। ध्यान कि तीनों में देखिए हमें गुणनखंड 9 की जरूरत है। तो माननी भी इस प्रकार से ही संख्या है। सहायता किसकी लेनी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आप कहोगे सर इसी का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, प्रश्न में बोला गया है इसीलिए। देखो प्रश्न में भी बोला गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है यहां जो लिखा है ना 9m प्लस 1, 9m, ये 9m प्लस 8, ये जो रूप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उससे ही संबंधित है, और उससे संबंधित है इसलिए इसे मानना ही पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलो शुरू करते हैं कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए a बराबर BQ प्लस R, जहां b बड़ा है r से, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं BQ प्लस R या 9m, तो प्लस में 0 हो सकता है। या देखो BQ प्लस R 9m प्लस 1, BQ प्लस R 9m प्लस 8, तो ये जो रूप दिख रहा है ना ये इसके जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें सबसे पहले मानना किसका मान है, b का, वो वहां देख के माना कि b बराबर, अब b किसे ले, तो b लेना ध्यान रखिएगा सोच समझकर, क्योंकि यहां लिखा है कि भाई आप जो भी मान लोगे उसका हमें घन करना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा 9 आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 9 नहीं आएगा। 2 फिर घन करेंगे तो 2 का घन कितना आएगा, 8 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। 3 का यदि घन करें तो 3 का घन आएगा 27, और 27 में ये 9 हमें जरूर मिल जाएगा। तो कौन सा मान सही हो जाएगा, 3। तब R के संभावित मान, तो R के संभावित मान क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो संभावित मान हो जाएंगे यहाँ पे 0, फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 2। अब इन्हें लेकर क्या करते हैं, तब धनात्मक पूर्णांक,
कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से बनेंगे जो मान हमने लिए हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक a बराबर, तो क्या क्या हो जाएगा, b का मान हमने 3 लिया ना, तो सबसे पहले हो जाएगा 3q प्लस 0 ये r का मान आएगा, प्लस में 0 का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और कोई मान है नहीं, तो लेते हैं इन मानों को। सर्वप्रथम a बराबर 3q ये लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इनका वर्ग नहीं करना है दोस्तों, इनका क्या करना है, घन। वर्ग अभी चौथे प्रश्न में वर्ग के लिए बोला था तो वर्ग किया, यहाँ क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर तो a का हो जाएगा क्यूब, तो 3q का भी क्या हो जाएगा, क्यूब। यहाँ a क्यूब, यहाँ क्या उत्तर है देखो, 3 का क्यूब मतलब है कि इसी नीचे जो 3 है ना, इसी 3 को 3 बार लिख के आपस में क्या करना है, गुणा। तो 3 3 9 हो गए और 9 3 हो गए 27, तो ये हो गया 27 और ये क्यू के ऊपर भी क्यूब लग जाएगा। स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगता, स्क्वायर की जगह क्यूब है, घन है, तो वो घन वैसे का वैसा। अब हमें करना क्या है कि सर घन के बाद हमें क्या चाहिए, घन के बाद जैसे यहाँ पिछले प्रश्न में वर्ग करने के बाद 3 गुणनखंड की आवश्यकता थी, या घन और घन के बाद किसकी आवश्यकता है, 9 की, और 9 इसके अंदर है, तो ये 9 गुणनखंड बाहर, फिर अंदर जो बचा वहां पे दे दीजिए भाग। 9 का भाग 27 में दिया जाए तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, यानी 9 को बाहर निकाल दिया तो गुणा के रूप में कौन बच गया, 3, जिसको वापस गुणा करके 27 प्राप्त किया जा सकता है। करना नहीं है लेकिन किया जा सकता है। ये देखिए क्यू क्यूब वैसे का वैसा, क्योंकि इसका कोई रूप बाहर नहीं गया, तो हमें क्या करना है, घन करने के बाद जो प्राप्त हुआ है कोष्टक के अंदर, उसके स्थान पर हमें क्या मान लेना है, m, क्योंकि यहाँ पे m रखने की जरूरत है घन करने के बाद में। तो चलिए m रखने पर क्या प्राप्त होगा, a क्यूब बराबर 9 और यहाँ पे मिल जाएगा क्या, इसके साथ में m। तो घन करने के बाद उसने बोला कि घन करने के बाद 9m आना चाहिए, बिल्कुल रूप आया या नहीं, तो एक रूप बिल्कुल क्या है, सही। फिर शुरू करते हैं आगे, पुनः a बराबर 3q प्लस 1, फिर क्या करना है, यहाँ पे वर्ग नहीं घन करना है। तो घन करने पर तो यहाँ भी घन 3q प्लस 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, घन। तो घन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे सर्वसमीका। देखिए यहाँ एक ही पद था तो क्यूब करने के लिए तीनों को खोलकर 3 बार लिख के गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल क्यूब, जब 2 पदों पे होल क्यूब हो तो इस प्रकार का जो गुणा है वो सर्वसमीका की सहायता से हम कर सकते हैं। इसकी जो सर्वसमीका है वो ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ जो जिस सर्वसमीका का हम प्रयोग कर रहे हैं वो ये है कि x प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपको याद नहीं है सरसमीका तो ध्यान से समझ लो, ये सरसमीका आपको याद हो जाएगी 1 सेकंड में। कैसे करोगे कि भाई पहले का कर दो क्यूब, तो ये जो अंत में दूसरा पद है ना, इसका भी हम क्यूब यहाँ पे करें तो भी सही है, लेकिन बहुपदों में क्रम देखा जाए तो अचर पद जो होगा वो अंत में, वैसे तो हम प्लस वाई क्यूब यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए वाई के स्थान पर कौन है, 1, तो हम इसका क्यूब अंत में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को क्यूब कर दो, इसको अंत में करो चाहे पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्यूब करना जरूरी है। पहले को क्यूब किया तो दूसरे को भी क्यूब करना ही पड़ेगा, लेकिन बीच में क्या करें कि सारे मान किसके हैं, प्लस के। तो घात में जो 3 है ना, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो संख्या लिखी है ना वो भी कितनी बार लिखी जाएगी, 3 बार। तो 3 बार लिखने के लिए उनको 3 से क्या कर देंगे, गुणा, और फिर करना क्या है कि जो पहले नंबर पे है उसे वर्ग कर दो, दूसरे को वर्ग मत करो, क्योंकि ध्यान रखिए जब हम गुणा करेंगे तो इस कोष्ठक को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ये समझ लो कि x x के साथ गया, फिर x और x के साथ गया तो ये बन गया x क्यूब। लेकिन अगर ये x x के साथ गया, क्या बना, x स्क्वायर, फिर वही x स्क्वायर बन के किसके साथ चला गया, y के साथ, तो x स्क्वायर y आएगा। ठीक है, देखिए प्लस में क्या लिखेंगे, 3। अब की बार उल्टा सिस्टम, y के पास गया, क्या बन गया, y स्क्वायर, फिर वो किसके साथ गया, x के साथ, तो x वर्ग नहीं बना, और अंत में y भी क्यूब हो जाएगा, y के साथ, फिर y के साथ। तो ध्यान सरसमी का याद करोगे कि x का क्यूब पहले नंबर पे जो क्यूब है, जो भी संख्या है, पद है, उसका क्या हो जाएगा, क्यूब, और अंत में दूसरे का भी क्यूब। बीच में क्या करोगे कि 3 से गुणा करना, तो निर्धारित कर लो, आप निश्चित कर लो 3 से गुणा करना है ही, पहले को वर्ग बना के करो, दूसरे को वर्ग मत बनाओ। अगले में क्या करना है, पहले को वर्ग मत बनाओ, दूसरे को वर्ग बना दो। मतलब ये समझ लो कि ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जलन हो रही है इन दोनों को। जैसे देखो कैसे जलन हो रही है, पहले को क्यूब बनाया, दूसरा क्या बोल रहा है, मुझे भी क्यूब बना दो।
फिर यहाँ पे बोला 3 से गुणा किया, ये कि मुझे भी 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे बोला पहले को वर्ग बढ़ाओ दूसरे को मत बढ़ाओ। अभी दूसरा कहेगा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे भी वर्ग कर दो और पहले को वर्ग मत करो। तो जितना काम इसमें किया है हमने वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले को क्यूब तो बना दो, क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब। फिर बीच में क्या लिखा है ध्यान समझिएगा, प्लस में x को वर्ग करो, y से गुणा करो, फिर 3 से भी गुणा कर दो। तो x को वर्ग करो, या वर्ग करेंगे x को, x मतलब पहला पद, तो 9q²। फिर y से गुणा करो, y कौन है 1, तो 9q² को 1 से गुणा करोगे तो 9q² ही आएगा। फिर जो आया उसे 3 से गुणा कर दो, 9q² को 3 से गुणा करेंगे तो 27q² हो जाएगा। फिर क्या लिखा है प्लस, फिर 3, फिर पहले को अब की बार वैसे का वैसे ही रखना है। y को वर्ग बढ़ाओ, तो y कौन है, यहाँ पे y देखिए कौन है 1, वर्ग बनाया 1, फिर उसे पहले पद से गुणा कर दो, 3q को 1 से गुणा करेंगे 3q, फिर 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9q। फिर प्लस में क्या लिखा है y का भी क्यूब, दूसरा जो पद है उसका भी क्यूब बना दो। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। अब क्या करना है, घन बनाने के बाद क्या चाहिए, घन बनाने के बाद हमें देखिए क्या चाहिए, बाहर 9 गुणनखंड के रूप में, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें ये संख्या 9 से छोटी है, बड़ी होती तो क्या हो सकता है, देखो पिछली बार हमने किया था ना 4 था, 3 गुणनखंड चाहिए था हमें, तो 4 के स्थान पर हमने क्या किया 3 + 1, क्योंकि वो 4 3 से बड़ी संख्या थी। लेकिन यहाँ तो बड़ी संख्या भी नहीं है, टुकड़े नहीं कर सकते, छोड़ दो और 9 गुणनखंड के रूप में बाहर निकाल दो। तो यहाँ 9 3 27, यहाँ 9 3 27, 9 का यहाँ पे भाग देना है, 9 1 9 और फिर क्यू, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस में क्या आ जाएगा 1, और आपने ये जो कॉमन निकालने के बाद जो कोष्ठक के अंदर बचा है उसे m के रूप में रख देना है। तो m रखने पर तो a³ बराबर 9, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया m, फिर बाद में क्या आ गया प्लस में 1। अब देखिए घन करने के बाद हमें चाहिए 9m, बिल्कुल 9m आया, 9m + 1 बिल्कुल आया है, और कोई संख्या है क्या, तो ये रही देखो 3q + 2। तो इसे लेने के बाद ये तीसरा रूप भी प्राप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, नहीं तो ये सही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आगे कि भाई अब करना क्या है, अंत में हमें तीसरा मान लेना है। पुनः a बराबर 3q + 2, करना क्या है यहाँ पे वर्ग नहीं घन करना है। तो घन करने पर तो a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2, और यहाँ भी क्या कर देंगे घन कर देंगे। तो यहाँ पे घन अभी सर समीकरण मैंने आपको बताई थी, तो घन करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 27q³, फिर क्या आएगा प्लस वर्ग कर दो इसे, क्या हो जाएगा 9q², गुणा कर दो इसे 18, फिर 3 से गुणा करो तो हो जाएगा 54q², प्लस फिर क्या करोगे, इसे वर्ग नहीं करना है, दूसरे को वर्ग करो अब, क्योंकि इसलिए देखो पिछली बार इसे वर्ग किया था ना, यहाँ पे 9q² बनाया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया। यहाँ पे क्या करना है, इसको वर्ग नहीं करना है, इसको वर्ग कर दो, कितने हो जाएगा 4, 4 3 कितने हो जाएगा 12, 12 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12 3 36, ये हो जाएगा केवल q, और प्लस में इसका भी क्या कर दो घन, और घन कितना हो जाता है 8। 9 है इसमें भी 9 का पहाड़ा, ये 9 गुणनखंड के रूप में है, 9 गुणनखंड के रूप में है, इसके अंदर 9 नहीं है, और संख्या कैसी है 9 से छोटी, तो तोड़ भी नहीं सकते। तो a³ बराबर 9 को बाहर निकाल दो, यहाँ 3 बार भाग जाएगा, यहाँ 6 बार भाग जाएगा, और यहाँ पे वापस 4 बार भाग जाएगा, फिर प्लस में क्या बच जाएगा 8। ये जो आया 3q³ + 6q² + 4q बराबर m रखने पर, तो a³ तो है ही, 9 हमने बाहर निकाल दिया, जो अंदर बचा उसके स्थान पर क्या लेंगे m, और फिर प्लस में क्या बच गया 8। तो घन करने के बाद 9m + 8 बिल्कुल क्या है सही। मतलब हमने क्या देखा कि भाई हम जितने भी हमने धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उन सबको लेकर यदि उनका घन किया जाए तो घन के बाद में 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, बिल्कुल सही है। मतलब लिखेंगे अंत में कि अतः हम यही बात लिखेंगे वापस कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का
होता है। ये बात सिद्ध हो चुकी है। तो HP हैंस प्रूव इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया है कि भाई हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो घन के बाद हमें 3 ही मान प्राप्त होंगे, जो हमें प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। उसके 500 प्रश्न हो गए, क्योंकि 3 प्रश्न इससे पिछली वीडियो में थे, 2 प्रश्न हमने आज कर लिए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।